तो शुरू करते हैं गाइस। तो आज हम भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में समझेंगे कि इसके कौन कौन से अंग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आज की वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो भारतीय लोकतंत्र एक परिचय। तो 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था। उसके बाद में हमारे लीडर्स के सामने ये परेशानी आई कि हमें किस प्रणाली के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि मुख्यतः तीन प्रणाली होती हैं। जैसे एक संसदीय प्रणाली होती है, एक राष्ट्रपति प्रणाली होती है और एक संकर प्रणाली होती है, जिसे हाइब्रिड प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। सो हमारा देश ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया, जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों, जनता की भागीदारी और जवाबदेही को बढ़ावा दिया। ठीक है। इसमें क्या होता है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है और बाकी सभी कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और जो अन्य दो का मैंने जिक्र किया, जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली है, वो जैसे हम यूएस में हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है अभी, तो वहाँ की सभी जो हेड ऑफ द यूएस है इस टाइम पर, वो राष्ट्रपति होता है। और जो तीसरी है हाइब्रिड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसमें मैं अगर कंट्री की बात करूं तो रसिया, फ्रांस, पोर्तुगल ये उसमें आते हैं। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है गाइस। सो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यस। सो लोकतांत्रिक ढांचे के तीन स्तंभ, एक विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। सो विधायिका लेजिस्लेचर, न्यायपालिका जुडिशरी और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। सो नंबर वन पर विधायिका होती है, लेजिस्लेचर। और इसका क्या कार्य होता है कि कानून को बनाना। और यह है भारतीय लोकतंत्र का हृदय है, हार्ट है, क्योंकि सभी कानून यहाँ पर जनता की आवाज सुनी जाती है और उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके दो स्तर पर ये कार्य करती है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। सो केंद्रीय स्तर में क्या होता है कि दो सदनों वाली संसद होती है इसमें। एक है हमारी लोकसभा, जिसे निचला सदन कहते हैं, या फिर हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। सो हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड होकर लोग आते हैं, जो हमारे एमपी वगैरह होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट वोट देकर वहां पर भेजते हैं। और दूसरे में होती है राज्यसभा, उच्च सदन या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेंबर्स डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है। और राज्य स्तर पर क्या होता है, वहां पर राज्य विधानसभाएं होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। तो यही लोग कानून बनाते हैं। ठीक है। सो आगे चलते हैं गाइस। तो राज्य विधानसभाएं भी फर्दर दो भागों में विभाजित होती हैं। पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। सो विधानसभा के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो विधानसभा क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यह राज्य का निर्वाचित सदन होता है। अतः यहाँ पर निर्वाचित सदस्य ही आते हैं, जिन्हें जनता इलेक्शन के द्वारा चयन करती है जिनका। और सदस्य सीधे जनता द्वारा आते हैं यहाँ पर। ठीक है। और दूसरा है विधान परिषद। तो विधान परिषद में यह राज्य का द्वितीय सदन होता है और इसमें यह सभी राज्यों में नहीं होता है, कुछ ही राज्यों में है और कुछ में नहीं है। ठीक है। सो सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव राज्य सरकार और शिक्षाविदों द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून पर विचार और संशोधन करना इनका कार्य होता है, कि जो कानून विधानसभा द्वारा बनाए गए हैं उस पर विचार करना और संशोधन करने का, अगर संशोधन करने का है तो ये उसके बारे में सुझाव देते हैं। ठीक है। सो ये कुछ राज्यों में होती है, और जिन राज्यों में ये दोनों होती है उन्हें दो सदनी विधानमंडल कहते हैं, और जिनमें सिर्फ एक होती है, विधानसभा सिर्फ एक होती है, तो उसे एक सदनी विधानमंडल कहते हैं। ओके। और जैसे अगर मैं बात करूं कि किन राज्यों में दोनों हैं, तो महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में दोनों हैं। और ये किन में सिर्फ विधानसभा है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, जे एंड के, बाकी में सिर्फ एक सदनी राज्य है हमारे। ओके। सो और हमारे राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, ये पूरी तरीके से राज्य की इच्छा, मतलब राज्य जो विधानसभा की जो इच्छा होती है उस पर और संवैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। क्योंकि बनाना या फिर हटाने का जो किया जाता है कि बनाएंगे या हटाएंगे विधान परिषद को, यह संशोधन या यह नियम पास जो किया जाता है वो विधान। और विधायिका की मुख्य शक्तियां क्या होती हैं कि कानून का निर्माण करना, नए कानून को बनाना, या फिर जो कानून अभी आज के टाइम के अकॉर्डिंग
रिलेवेंट नहीं है उनमें संशोधन करना ताकि देश की बदलती जरूरत को पूरा किया जा सके। वित्त पर नियंत्रण करना कि बजट को पास करना या फिर जो सार्वजनिक धन है उसके उपयोग की निगरानी करना, ठीक है। और तीसरा क्या है, जवाबदेही सुनिश्चित सुनिश्चित करना, कार्यपालिका को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना कि वो कार्य सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और अगर आपने कार्य किया है तो उसके बारे में क्वेश्चनिंग करना कि कार्य कैसे कैसे हुआ है, क्या सही सही में सच में उस तरह से कार्य हुआ है जिस तरह से होना चाहिए था या क्या हुआ है, और उसे बेनिफिट मिला है जनता को या नहीं मिला है, ठीक है, ताकि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। ओके, सो नंबर 2 पर है कार्यपालिका। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जो रूल्स बन तो गए हैं लेकिन अभी मुझे वो ग्राउंड लेवल पर उतारने हैं, तो उसके लिए कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना और उनका पालन करना। सो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। और इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हमारा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। वास्तविक कार्यकारी शक्ति इन्हीं के पास में होती है। और ये क्या, मंत्रिपरिषद जो होते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं, और मुख्य काम क्या है कि सरकार के निर्णय लेना, नीतियां बनाना और कानून को लागू करना मंत्रिपरिषद के कार्य होते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री होता है। ओके, सिविल सेवाएं, प्रशासन चलाने और नीतियों को लागू करने वाली मशीनरी, जो थर्ड नंबर पर ये आती है, ठीक है। सो ये सिविल सेवाएं में यूपीएससी जो परीक्षा कराती हैं, आईएएस आईपीएस ये सभी होते हैं। सो कार्यपालिका की मुख्य शक्तियां हो गई, नीतियां बनाना, देश के विकास और कल्याण के लिए नीतियां तैयार करना, शासन चलाना, प्रशासन, रक्षा, विदेश मामलों का संचालन करना, देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखना, कानूनों का क्रियान्वयन करना, विधायिका द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को सुनिश्चित करना। ओके, तो आगे चलते हैं। थर्ड जो नंबर है वो है न्यायपालिका का, जुडिशरी। सो कानूनों की व्याख्या करना, कानून मेरे बन गए हैं और उन्हें मैंने ग्राउंड लेवल पर उतार भी दिया है। अभी मुझे ये देखना है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या उसमें कोई किसी के साथ में नाइंसाफी तो नहीं हुई है। तो उसके लिए मेरे पास तीसरा अंग है न्यायपालिका, जो ये कार्य करता है कि कानूनों की व्याख्या करता है कि कानून का सही तरीके से क्या है कानून, और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और न्याय देना, ठीक है। यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून का शासन चलता रहे, सही तरीके से रहे। सो इसके भी फर्दर 3 पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है राज्य स्तर पर, हर एक राज्य का अलग अलग हाई कोर्ट होता है, और जिला और अधीनस्थ अदालतें स्थानीय स्तर पर विभिन्न अदालतें होती हैं। ओके, आगे चलते हैं गाइस। सो न्यायपालिका की शक्तियां क्या होती हैं? कानून की समीक्षा करना, विधायक द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। विवादों का निपटारा करना, यदि नागरिकों, सरकार और विभिन्न संस्थाओं के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निष्पक्ष रूप से समाधान करना, ठीक है। और संविधान की रक्षा करना, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अब मौलिक अधिकार क्या है कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, 6 अधिकार है। आगे चलते हैं। संतुलन और समन्वय। सो तीनों अंग अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका यह देखती है कि कानून संविधान के अनुसार है या फिर उसमें कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है संविधान का। ओके, सो संतुलन और नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करे और एक समन्वय बना रहे तीनों तीनों अंगों के बीच में। ओके, सो इसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ आपको, ताकि मतलब एक अगर क्लास 8 का भी स्टूडेंट है उसे भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सो जैसे एक खेल के मैदान की तरह एक खेल का मैदान लेते हैं, देश को समझते हैं उसे। सो विधायिका क्या है, टीम, ये लोग खेल के नए नियम बनाते हैं, जैसे गेंद कितनी बार फेंकी जाएगी, एक ओवर में कितनी गेंद होंगी, कौन आउट होगा वगैरह। ओके, और कार्यपालिका टीम क्या करेगी, ये लोग नियमों के हिसाब से खेल को चलाते हैं, यानी अंपायर, मैनेजर जैसे, जो खेल को सही तरीके से करवाते हैं। और न्यायपालिका क्या करती है, ये लोग अगर झगड़ा हो जाए दोनों के बीच में या नियम तोड़े जाएं तो फैसला करते हैं कि सही कौन है गलत कौन है। ओके, और जनता का कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसी तरह ये तीनों मिलकर हमारे देश को
सुचारू रूप से चलाते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर आप इसी तरह के और टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और पॉलिटी से रिलेटेड या फिर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगर आप कोई भी टॉपिक कवर कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।